Friends, Assalamu alaikum. Please subscribe my channel, like my video and click on the bell icon. अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 58। वहाँ अहमद अपने कज़न बिलाल को कह रहा होता है कि इरफा को तो मेरे साथ ही जीना पड़ेगा, चाहे हंस की चाहे रोके, किसी भी कीमत पर उसे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और वहाँ इरफा अपनी सारी बाकी बची कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं सब उनको पैक कर देती है, वहाँ से चली जाती है। अहमद जब तक हमारा घर वापस लौटता है तब तक उससे पहले इरफा वहाँ से चली जाती है। और जब इरफा वहाँ से चली जाती है तो अहमद सोचता है कि मैं उसकी चीज़ें निकाल के तो देख देता हूँ, वो इतनी सारी चीज़ें नहीं तो थोड़ी ना गई थी, कहीं ना किसी प्रॉब्लम में ना। इसीलिए वो सारी चीज़ें जब चेक करके देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कबर्ड में कपड़े ही नहीं है। और अहमद ये बात जानता था कि जब वो वहाँ से जा रहा था तब वो देखता है कि वो सारा कबर्ड भरा हुआ था इरफा के कपड़ों से। अहमद फ़ौरन समझ जाता है कि जब इरफा को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो घर पर ही थी। ये 5 वर्ष के बाद अहमद को बहुत झटका लगता है। वो कहते हैं कि इरफा मुझसे ज़्यादा चालाक, मतलब एक कदम आगे चल रही है। अहमद अपने घर का सीसी फुटेज कैमरा ऑन करके जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि इरफा आई थी और फिर वो वहाँ पहुँचे निकलने के बाद सीधा घर ही आई थी और वहाँ से चीज़ें ली थी और फिर वहाँ से चली गई। इस तरह तो अहमद को पता चल गया था कि इसमें शायद बिलाल का कोई हाथ था, लेकिन इरफा अकेले ये सब कुछ काम कैसे रही थी अहमद को यही समझ नहीं आ रहा था। अहमद अब बौखला चुका था, पागलों को जैसे बिहेव कर रहा था और वो फिर कहीं नहीं जाता। वो कॉल करता है वहाँ और वहाँ के माफिया को कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए और वो कहीं चली गई है। मैं तुम्हें उनका फ़ोटो सेट करता हूँ, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर इरफा वापस चाहिए। इरफा वहाँ बिलाल के पास जाती है और बिलाल उसे अपने ही फ्लैट में रहने के लिए कहता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे घर में तो अहमद पहले ही चेक कर चुका है, यहाँ पे कोई शक नहीं करेगा। बस 3 महीने तक किसी तरह संभाल लेना इरफा, फिर आकर मैं तुम्हारी दोबारा मदद कर सकता हूँ, लेकिन इतना अचानक में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इरफा वहाँ बैठी हुई होती है और इरफा अपनी ज़िंदगी में गुजरे एक लम्हे को याद कर रही होती है कि वो कितनी मासूम थी और अपनी ज़िंदगी किस तरह से नॉर्मली बसर कर रही थी। लेकिन जैसे ही अहमद उसकी ज़िंदगी में आता है उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल चुका होती है। अब इरफा ये सोच रही थी कि अहमद से उसने डिवोर्स तो लिया नहीं है और वो इस तरह से भाग गई है, ये चीज़ तो गलत है ना, उसे चीज़ों का फेस करना चाहिए था। अब चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि अहमद उसे जाने नहीं देगा और वो अब उसके साथ रह नहीं सकती। लेकिन अब उसने ये सब कुछ करने के बाद अपने लिए खुद ही मसाइल क्रिएट कर लिए हैं। अब इरफा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अहमद से जितना हो सके उतना छुप सके। उधर वो माफिया के लोग भी इरफा को ढूंढ रहे होते ताकि जल्द से जल्द अहमद तक इरफा पहुँच जाए। अहमद कहता है लोगों को कि मैं तुम्हें वो बाकी रख देने के लिए तैयार हूँ, बस 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी इरफा मेरे घर चाहिए या फिर उसका एड्रेस ला के मुझे दो, मैं उस तक खुद पहुँच जाऊँगा। और अगर 24 घंटे में तुम लोगों ने मेरी बीवी को नहीं ढूंढा तो उन्हीं 24 घंटों के बाद तुम लोगों की लाशों कचरे के डब्बे में मिलेगी पुलिस को। या तो मुझे मेरी बीवी ला के दो या अपनी जान से हमेशा के लिए हाथ धो दो। अहमद की बात सुन के वो माफिया उससे कहने लगता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होगी तो बदले में तुम्हें हमें 40 लाख देने पड़ेंगे। अहमद कहता है कि 40 नहीं पूरे 50 लाख दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए और इन्हीं 24 घंटों में चाहिए। इधर अहमद अपनी जीतों कोशिशें लगा रहा होता है। इरफा फ़ोटो को देख कर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे से मोहब्बत करने में, वफा करने में क्या कसर छोड़ी थी इरफा, क्या कसर छोड़ी थी। तुम्हारे लिए हर वो काम किया जो मैं कभी किसी के लिए नहीं कर सका। तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हें खोने से डरता था, तुमसे कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ वही किया जो और लोग करते थे। मानता हूँ मुझे मेंटली परेशानी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और बिलाल ने भी जो कहा तो किसी से ढका छुपाया कब नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को हील कर पा रहा था। तुम्ही ने मुझे इस कदर तकलीफ़ पहुँचा दी इरफा। अहमद इरफा का फ़ोटो देखकर अपने दिल का राज कह रहा होता है। अहमद इरफा का नंबर तक ट्रेस करने की कोशिश करता है, उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। तब अहमद को याद आता है कि उसने उसके फ़ोन में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी थी जिसके बाद इरफा का फ़ोन कहीं भी हो, अहमद जब अपना
मैप ऑन करेगा अपने फ़ोन में, तब उसे पता चल जाएगा इरफान कहाँ है। अहमद जब अपने फ़ोन का मैप ऑन करता है, उसे पता चलता है कि इरफान बिलाल के घर पर है। अहमद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फिर वो फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाल के वहाँ जा रहा होता है। वो माफिया के लोगों भी कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम सब लोग वहीं पर आओ, क्योंकि अहमद नहीं चाहता था कि इस बार भी वो खाली हाथ लौटे। इरफान इस सारा दिन बहुत प्रॉब्लमेटिक गुजारा था। इस वक्त इरफान हर बालकनी के पास खड़ी थी और वहाँ वो ठंडी हवा के सामने खड़ी होकर अपनी सारी टेंशन दूर कर रही थी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, घर पर कोई नहीं था। अहमद जब उसके घर में दाखिल होता है, माफिया के लोगों को घर में अंदर जाने से मना करता है, कहता है कि तुम लोग भी बाहर रहो, मैं ही अंदर जाता हूँ। जब वो जाता है तो देखते हैं वहाँ पे बिलाल तो है ही नहीं और घर का दरवाज़ा भी ऑन है, क्योंकि इरफा तब घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी जब बिलाल वापस जा रहा था। बिलाल के जाने के बाद जब अहमद पूरा घर जांचता है, उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी वही लोकेशन बता रहा होता है। अहमद एक बार इरफा को कॉल करने का सोचता है। जैसे ही वो उसे कॉल करने का सोचता है, फिर उसकी नज़र दूर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर हल्की सी चाँद की रोशनी आ रही थी और उसे लग रहा था कि वहाँ कोई खड़ा है। अहमद बिना किसी देरी के उस शख्स के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो टेबल से टकरा जाता है और वह वहाँ गिर जाता है। आवाज़ सुनकर इरफा जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो कहना चाह रही होती कि कौन है यहाँ पे। इरफा ये सब कुछ कर और फिर जब वो किसी की आवाज़ नहीं सुनती तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि इतने बड़े घर में वो अकेली होती है। और फिर इरफा अपने आप से कहने लगती है, कब से कब अहमद के साथ होती तो मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन अहमद के साथ रहकर भी मुझे मेरी ज़िंदगी का ही तो खतरा था। मैं ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कर रही हूँ। पता नहीं मैं कितना कुछ कर पाऊँगी और कब तक उससे दूर रह पाऊँगी। अहमद उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अहमद को यह तो पता होता है कि इरफा जो है उससे दूर चली गई, लेकिन अहमद के दिल में एक बात सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि इरफा अब भी शायद उसके लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। लेकिन इस वक्त अहमद उस बातों को छोड़ देना चाहता था, नहीं सोचना चाहता था कि इरफा के लिए उसके दिल में अभी कोई मोहब्बत है। वो बस गुस्से में था और इरफा को किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाना चाह रहा था, और होता भी वही है। अहमद इरफा तक पहुंच जाता है, तब तक लाइट भी आ जाती है, और जैसे ही लाइट आती है इरफा पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ के डर के देखती है तो वो देखती है कि अहमद आप यहाँ। अहमद उसको देखते हुए शदीद गुस्से से भरा पड़ा होता है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुमने ये किया मेरे साथ, और कोई इंस्पिरेशन है तुम्हारे पास, कुछ कह सकती हो इस बारे में, क्या किया ये तुमने? तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से चली जाओगी और इतनी आसानी से तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा। यहाँ तो तुम अपने साथ मजाक कर रही हो या अपनी ज़िंदगी के साथ। तुम्हें तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी उस बिलाल की बातों में आने की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें। अहमद आप मेरी बात तो सुने। अच्छा। अहमद गुस्से से भरा हुआ होता है। उसके बाद वो माफिया के लोगों को कॉल करता है कि आप अभी जा सकते हो, मुझे मेरी वाइफ मिल चुकी है, तो उसके साथ कुछ वक्त अलग रहना चाहता हूँ। तब माफिया के लोग कहते हैं कि ढूंढने में तो हमने भी आपके सामने हम किए, तो आपको भी पैसे देने ही पड़ेंगे। अहमद उन्हें पैसे देने से इनकार कर देता है। तब वो लोग अहमद को गोली मार के ये कोशिश करते हैं। अहमद सारी गोलियां तो अपने आप से बचा लेता है, लेकिन एक गोली उसके बाजू पर लगती है, जो कि उसकी सिर्फ उसे छूकर गुजरी होती है। जिसके बाद अहमद को काफ़ी चोट आई हुई होती है और इरफा उसको खून बहता देखकर बहुत डर जाती है। इरफा जब उसके करीब आने लगती है तो अहमद उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो तुम मुझसे, प्लीज़ डोंट टच मी, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज इस हालत में हूँ मैं। पर मैं तो तुम्हें अगर मेरे साथ रहना ही नहीं था इरफा, सामने से बोल भी तो सकती थी। क्या समझता था जो हम मसले से बात करके उस मसले को हल नहीं कर सकते थे, पर तुमने इस रिश्ते से भागना ज़रूरी समझा। और यकीन नहीं आता जब तुम्हें पता है कि तुम ये नहीं कर सकती, नहीं दूर जा सकती, फिर भी ये बिला वजह के ट्राई करने की क्या ज़रूरत है।
तुम्हें पता है कि कितना टाइम में कितनी तकलीफ़ में रहा हूँ। इरफान कोशिश करती है कि मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर ले, लेकिन अहमद उसे अपने करीब आने ही नहीं दे रहा होता और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे घसीट के ले जा रहा होते। इरफान को बहुत दर्द हो रहा था कलाई में। पता मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। किस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ 24 घंटों में, किन तकलीफ़ों से गुजरा हूँ मैं, किस डर और खौफ की अजियत में रहा हूँ मैं। तुम्हें मेरी अजियत ना दिखाई दे रहा, अब मुझे भी तुम्हारी तकलीफ़ और अजियत दिखाई नहीं दे रही। इरफा अहमद से मुखातिब होकर कहती है, तुम इतने जालिम हो चुके हो, तुम मुझे तकलीफ़ पहुँचाने पे तुले हुए। वो कहता है कि जालिम मैं नहीं था, तुमने मुझे पोट्रे किया है कि मैं हूँ, तो अब मैं ठीक है हूँ तो हूँ। अब तुम्हें यही ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो। अब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में वो कुछ देखने को ज़रूर मिल जाएगा इरफा, जो तुमने सोचा ही नहीं था। अहमद बहुत मुश्किल से गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी थोड़ी बैंडेज होती है। उसके बाद अहमद इरफा को देखकर कह रहा होता है कि मेरा फ़ोन लो और कॉल करो। किसे कॉल करूँ मैं? किसे कॉल करोगी तुम? यकीनन अपनी फैमिली वालों को कॉल करोगी तुम। किस बारे में? क्योंकि मैंने उन्हें सब बताओ कि परेशान कर दिया था ना। अब तो मैंने बताओ कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, पर बताओगी या नहीं? अहमद पर अच्छा नहीं बताना, ठीक है फ़ोन दे दो। अहमद उससे वापस फ़ोन ले लेता है और फिर मुश्किल से बहुत तकलीफ़ से वो गाड़ी चला रहा होता है। उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ रहे होते हैं और इरफा उसे इतनी तकलीफ़ में देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो गई होती है और वो रो रही होती है। अब क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि इतनी तकलीफ़ है, तुम गाड़ी चला रही हो अहमद। अच्छा, मेरी तकलीफ़ का जैसे बड़ा ही एहसास हो तुम्हें। जब मैंने तुम्हें कहा था कि किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की बातों में आओगी, ये सब कुछ करोगी, मुझे हर्ट में डालोगी और फिर खुद भी हर्ट हो जाओगी। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे 4 आंसुओं की वजह से मैं पिघल जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारी हरकत के लिए माफ़ कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। अहमद साहब पर इरफा पे शदीद गुस्सा था और इरफा को माफ़ करना ही नहीं चाहते थे। इरफा बहुत कोशिशें करती है। अहमद गाड़ी चला के घर तक भी पहुंच जाता है और फिर इरफा को घसीटते हुए हाथों से। इरफा बहुत उसे मिन्नतें समाजतें कर रही होती कि तुम मुझे घसीट कर दे क्यों जा रही हो, लेकिन अहमद उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, उसे घसीट के ले जाता और फिर उसे ले जाकर उसके हाथ बेल्ट से बांध देता है और फिर उसके पाँव भी बांधने लगता है। जबकि इरफा अहमद से मिन्नतें समाजतें कर रही होती है कि तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। अहमद उसे बांध कर चला जाता है वहाँ से और उसके बाद खाने के लिए कुछ चीज़ें लाते हैं और फिर वो उसे वैसे ही खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इरफा इसे खाने से साफ इनकार कर देती है। क्या हुआ इरफा? जब इज्जत से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा था तुम्हें तब भी पसंद नहीं था। आप इन सारी चीज़ों की आदत डाल दो इरफा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ यही सलूक होगा। इरफा अपने साथ ये अजीब सलूक होते नहीं देख सकती थी। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अहमद से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम उसके हाथ खोल दिए जाए, वो खाना खा सके। अहमद दिल से साफ इनकार कर देता है, कहता है कि अगर तुम्हें खाना है तो ऐसे ही मेरे हाथों से खाओ, अगर नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तुम्हें खाना खिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा एनर्जी होगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो बेहतर यही है कि तुम खाना ही मत खाओ। इरफा को शदीद भूख लगी हुई होती है और अहमद का ये रवैया देखकर उसे भी गुस्सा आता है और वो उस वक्त खाने से इनकार कर देती है। अहमद भी कहता ठीक है मत खाओ खाना, मैं अपना दिमाग तुम पर ज़्यादा नहीं लगाता। अहमद सारी चीज़ें सेट करके रख देता है पास में ही और फिर वो अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। जब वो कपड़े चेंज करके वापस आता है तो वो इरफा को पूरा अपने हिसार में जकड़ कर फिर नींद सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इरफा को ये बहुत बुरा लग रहा होता है। अहमद तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर भी रहा था इरफा, तो तब तुमने मेरी कौन सी इज्जत कर ली थी। अब तो मैं तुम्हारे साथ यही बिहेव करूँगा, क्योंकि प्यार से तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता ना। अब तो तुम्हारे साथ यही करना पड़ेगा। तुम्हें पहले तकलीफ़ें लग रही थी ना, तकलीफ़ चीज़ क्या होती है तुम्हें अब बताऊँगा मैं। अब वो इरफा के चेहरे पे पट्टी बांध देता है आँखों पर और उसके मुंह पे टेप बांध देता है और उसको अपने हिसाब पे जकड़ कर नींद सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है वो आँखें खोलता है और वो देखता है कि इरफा रो रही है और वो उसकी आँखों से पट्टी निकाल देता है और फिर उसके मुँह से टेप भी हटा देता है। फिर उसके हाथ पाँव भी खोल देता है
और इरफा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तब, और वो एक जगह पर सिमट कर बैठ जाती है, जबकि अहमद उस पर यकीन जाहिर करता है कि आधे घंटे के अंदर फ्रेश होकर मेरे लिए खाना तैयार करूँ। जबकि इरफा इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, लेकिन अहमद के इतने डराने और धमकाने के बाद वो उठ जाती है, फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और तब अहमद अपनी दूसरी प्लानिंग करने के लिए स्टार्ट